ये आकाशवाणी नागपुर है। सहमा हुआ दर्द। लीजिए सुनिए ये नाटक। लेखक नारायण ग्वालानी। प्रस्तुतकर्ता मनमोहन भटनागर। सहमा हुआ दर्द। कल से बरसात की तेज झड़ी लगी है और मैं देख रही हूँ कि तुम लगातार बरसते आसमान में टकटकी लगाए खोए हुए हो। मैं सच में खो गया हूँ आरती। आसमान से टपकती इन बूंदों में कुछ ढूंढ रहा हूँ। लेखक जी, जब तक इन बूंदों में आप कुछ खोजेंगे तब तक तो ये विशाल सागर में समाकर अपना अस्तित्व भी खो देंगे। तो क्या हुआ? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। तुम गौर से देखोगी आसमान से टपकती हुई हर बूंद का एक अलग रूप है, एक अलग रंग। एक बूंद की समानता दूसरी बूंद से नहीं की जा सकती। अंकित, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बेकार ही देश के मशहूर लेखक माने जाते हो। अरे भाई, तुम्हें तो साइंटिस्ट होना चाहिए था। तुम क्या समझती हो कि एक लेखक साइंटिस्ट नहीं होता? लेखक भी तो नए नए प्लॉट ढूंढता है, साइंस के फॉर्मूलाज की तरह। हाँ हाँ, कल्पना लोक में। बिल्कुल ठीक। वक्त के साथ कल्पनाएं साकार जो होती हैं। काश मैं तुम्हारी लेखनी होती तो शायद मेरी कल्पना भी साकार हो उठती। आरती, जो कल्पना साकार नहीं हो सकती उसके घेरे से अपने आप को बाहर निकाल लो। तुम तो सच्चाई जानती हो। सच्चाई जानती हूँ, इसीलिए तो दुख होता है। काश इस सच्चाई से मुझे दूर रखा जाता तो आज मैं भी कल्पना लोक में खोई रहती और मन ही मन नए नए सपनों के महल बना सकती। अंकित, लेकिन क्या अंकित? लेकिन यही ना कि मुझे सच्चाई बतलाकर जीवन भर के लिए लाचार कर दिया, बेबस कर दिया। क्या मुझे जीवन भर इसी तरह सिसकते और तड़पते ही रहना पड़ेगा? मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई तुम्हें प्यार से तुतलाकर डैडी कहे, पापा कहकर पुकारे? जो सच है आरती, उसे झूठ का जामा क्यों पहना रही हो? झूठ के सहारे कम से कम आशा की किरण की राह पर चलते चलते जिंदगी काट लेते, पर सच जानने के बाद तो निराशा ही गले लगती है। उसमें तो आशा की किरण आप नहीं न ढूंढ सकते। सच्चाई सच्चाई होती है, वो बदलती नहीं, स्थायी होती है। हाँ, तुम लेखक हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर लेखक भी तो सच्चाई पर भरोसा करते हैं। लिखते समय उन्हें लगता जरूर है कि कल्पनाओं में खोकर झूठ लिख रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि वो झूठ नहीं बल्कि एक सच है। याद है तुम्हें? बहुत दिनों पहले मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी। कौन सी? जिसमें एक बूढ़ा शराबी रात के अंधेरे में मैन होल के कवर चुराया करता था। और दूसरे दिन उसे बेचकर शराब पी लेता था। लोगों के लाख समझाने पर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया और एक दिन तेज बरसात में उसका जवान इकलौता बेटा मैन होल में फंसकर अपनी जान दे बैठा। याद है ना? हाँ, याद है मुझे। कहानी लिखते समय भी तुम्हें यह कहना चाहिए कि तुम्हारे मन में इस शराबी के साथ साथ एक कैरेक्टर उसका बेटा घूम रहा था। अगर मारना ही था तो उस बूढ़े को मारते, पर नहीं, तुम उसके बेटे को सीन में ले आए क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं बेटा घूम रहा था। सच है कि नहीं अंकित? बोलो, चुप क्यों हो गए? ओ आरती, 2 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। बस, तुम्हारी हमेशा की यही आदत है। तुम जानते हो कि इन बातों के बाद मुझे नींद नहीं आती।
तो स्लीपिंग पिल ले लो। हाँ, गोलियों के सहारे ही तो मुझे जीना है। तुम्हारा क्या, तुम तो कल्पना के सहारे आसमान की सैर करते रहना। मैं कल्पना के सहारे आसमान की सैर करता रहा तो मैं खो जाऊंगा आरती। फिर तुम मुझे ढूंढती रहोगी, पुकारती रह जाओगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मालिक, हम यही ठीक हैं। हाँ मालिक। क्यों भाई? हम गरीब अंदर जाकर क्या करेंगे मालिक? हाँ मालिक। अच्छा ठीक, तुम लोग कुछ देर यहाँ रुक जाओ। आरती, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ बाबा। क्या बात है, बड़े उतावले हो रहे हो? ये बाहर कौन है? मैंने उन्हें बाहर ही रोक रखा है। लेकिन हैं कौन ये लोग? ये बाढ़ के शिकार। क्या मतलब? धीरजपुर में रहते थे, बाढ़ में इनका सब कुछ खो गया। ओह। किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सीधे साधे हैं। ओह, तो तुम इनकी सहायता करना चाहते हो? हाँ आरती, वैसे भी बिना नौकरानी के तुम्हें काफी परेशानी है। उसका पति कुछ छोटा मोटा काम बाहर ढूंढ लेगा। क्या उनके साथ बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं, सिर्फ एक छोटी बच्ची है। बच्ची? हाँ। बच्ची, शायद इसी वजह से अंकित उन्हें यहाँ रखना चाहता है। कहीं आरती ने मेरी कमजोरी तो नहीं पकड़ ली? आरती, क्या सोचने लगी? अगर ऐसे समय भी तुम सहायता नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं उन्हें वापस भेज देता हूँ। मैंने ना तो नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि जिस तरह तुम इनकी सहायता कर रहे हो, क्या अन्य कई मुसीबत के मारे लोग भी इस तरह कहीं न कहीं आसरा पा रहे होंगे? ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आसरा तो जरूर खोज रहे होंगे। अंदर बुला लो उन्हें। अच्छा। अरे भाई। हाँ मालिक। सुनो भाई, सुनो, भीतर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। पाए लागू मालकिन। पाए लागू मालकिन। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उठो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुमने बच्ची को बाहर जमीन पर लिटा कर रख दिया। उसे अंदर ले आओ, कहीं उसे ठंड न लग जाए। हमने सोचा मालकिन, कहीं आप नाराज न हो जाए। ओहो, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? न जाने क्या हो गया है इसे, बहुत रोने लगी है आजकल मालकिन। अरे, ये तो ठंड से कांप रही है। ये लो, इसी शॉल में लपेट। नहीं मालकिन, आपकी शाल तो। अरे, बच्चों से बढ़कर कहीं कपड़े होते हैं क्या? अरे भाई ले लो। हाँ, ले लो। उस तरफ पिछवाड़े आउट हाउस बना हुआ है। मेरा मतलब एक छोटा सा कमरा। हाँ मालिक। थोड़ी सफाई कर लेनी होगी। हाँ मालिक। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मालकिन, मेरा नाम गौरी है। और मैं हरिचंद मालकिन। अच्छा। लेकिन हमारी जात। अरे किसने कह दिया तुमसे कि हम जात पात पर विश्वास करते हैं? पर मालिक, हमारे गांव में तो। अरे ये सब ढकोसले गांव में ही ज्यादा है, हम इन बातों पर नहीं जाते। बच्ची का क्या नाम है? मालकिन जी, भिंडी। क्या? भिंडी? बड़े बढ़िया जी। ये भी क्या नाम हुआ? कोई सब्जी है क्या तुम्हारी बच्ची? मालकिन, गांव में तो बचपन में ऐसे ही नाम हुए हैं। जब बच्ची बड़ी होकर पाठशाला जाने लगेगी ना, अच्छा। तब नाम भी ठीक से रखा जाएगा। मालिक, आज आपने हमारी मदद की है मालिक। उसके लिए हम क्या कहें मालिक, समझ में नहीं आता। वरना बच्चे को लेकर हम कहाँ कहाँ भटकते। हाँ मालिक। आप लोगन देवता है मालिक, आप लोगन देवता है। क्या कर रहे हो भाई? बहुत बातें बना लेते हो हरिचंद तुम। उठो हरिचंद। इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा मालकिन। ये और मैं आप दोनों की अच्छी तरह सेवा करेंगे। हाँ मालिक। आपको कभी शिकायत का कोई मौका ही नहीं देंगे। जाओ, पहले अपने कमरे की सफाई कर लो। जी बहुत अच्छा मालकिन। अरे, ये क्या, तुम बच्ची को वहां धूल मिट्टी में क्यों ले जा रहे हो? इसे यहीं रहने दो, सफाई कर लो, फिर ले जाना बच्ची को। मालकिन, कहीं ये नहीं, अब बेकारी परेशान हो देखो, जाएंगी। शाल की गर्मी से ये आराम से सो रही है, तुम
चिंता मत करो। लाओ, इसे मुझे दे दो। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है, लाओ ना। अरे क्या हुआ हरिचंद, तुम रोने क्यों लगे? मालिक, मालिक, ये तो खुशी के आंसू है मालिक। गांव में बाढ़ आ जाने से जब हम भागे तो हमारे मन में यही डर था मालिक कि पता नहीं हमारा क्या होगा। न जाने कितनी ठोकरें खानी पड़ेगी मालिक। पर आप। पर हमने तो कोई पुण्य किया था मालिक, जो आज आप लोगों के पास आ गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ हरिचंद, मैं तुम्हें आउट हाउस दिखा दूं। हाँ मालिक। आरती, तुम बच्ची को बेडरूम में लेकर चलो, मैं अभी आया। जी अच्छा। आओ हरिचंद, आओ। चलिए मालिक। तुम सचमुच समुंदर के उस पार जा रहे हो? हाँ। अरे यहाँ 6 साल से मालिक के पास काम कर रहे हो, इसमें क्या बुराई है? गौरी, हम कब तक बोझ बने रहेंगे इन दोनों पर? अरे दोनों ही हमें अपना नौकर कहाँ समझते हैं? क्या नौकर की बेटी मोटर में बैठकर स्कूल जाती है? अरे वो तो इनका प्यार है, तभी तो हमेशा उनके पास ही रहती है। अब जिन्हें पता नहीं, वो तो उसे उनकी ही बेटी समझते हैं। और जब बड़ी हो जाएगी तब? तब क्या? इसीलिए तो विदेश जा रहे हैं हम, ताकि 3-4 साल में इतना कमा लें कि यहाँ आकर कुछ अपना काम धाम शुरू करें, अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सकें। देखो, तुम्हारे बिना इतना लंबा वक्त में। अरे गौरी, बकत ही बकत को काटे है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, पलक झपकते ही मैं गया और वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई चलो, तुम्हारी ट्रेन का समय हो रहा है। आया मालिक, आया। अच्छा गौरी, अरे ये क्या, तुम रो रही हो गौरी? क्या हुआ गौरी, तुम रो क्यों रही हो? हम सब जो हैं तुम्हारे साथ यहाँ। गौरी, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, औरत हो ना, पर ये जो कुछ कर रहे हैं वो सब तुम्हारे और रचना के लिए ही तो है। चलो तुम भी स्टेशन चलो। हाँ हाँ, और हम लोग रचना को भी स्कूल से लेते चलेंगे। हाँ मालिक, चलिए अब। चलो चलो चलो। हरिचंद और गौरी अगर रचना के साथ हमारे यहां ना आते तो शायद जिंदगी सूनी ही रह जाती। रचना का साथ पाकर आरती भी अपना दुख भूल गई। वो भूल गई कि वो मां नहीं बन सकती। अंकित भी आजकल कितना रिलैक्स्ड लगता है, नहीं तो पहले हमेशा टेंस दिखाई देता था। लिखना भी कम कर दिया था। अब हमेशा आरती खुश नजर आती है। 6 सालों में कभी गुमसुम नहीं देखा मैंने उसे। अंकित आजकल कितना अच्छा लिखने लगा है। बाजार में भी उसके उपन्यासों की मांग हो रही है। बैंक बैलेंस, नया बंगला, मोटर, सभी कुछ तो है आज हमारे पास। भगवान, तुमसे मेरी यही प्रार्थना है भगवान कि ये खुशी तुम आरती से कभी न छीनना। अंकित, लगता है आज तुम्हें नींद नहीं आ रही। अरे तुम अभी भी जाग रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं, गर्मी बहुत है ना। चलो ना अंकित, बाहर लॉन में बैठते हैं। वैसे आज फुल मून भी तो है। हाँ, चलो, इसी बहाने वक्त भी गुजर जाएगा। सुबह की फ्लाइट से मुझे जयपुर जाना है। कितने बजे है तुम्हारी फ्लाइट? ये सुबह 6 बजे। 4 बजे घर से निकलना होगा। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। अरे, गौरी के कमरे में लाइट कैसे जल रही है अभी तक? शायद रचना पढ़ रही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? जाते वक्त गुड नाइट बड़ी मम्मी कहकर तो गई थी। उसने सोचा होगा कि शायद तुम्हें नींद आ रही होगी, इसीलिए गुड नाइट कह दिया। अच्छा,
एक बात बताओ, हरीचंद गौरी को चिट्ठी तो लिखता है ना? गौरी को नहीं, मुझे। तुम्हें? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। चिट्ठी तो गौरी के नाम होती है, मगर उसे पढ़कर मुझे ही सुनाना पड़ता है और जवाब भी मुझे ही लिखना पड़ता है। अंकित, तुम बैठो, मैं जरा देखाऊं कि रचना इतनी देर तक पढ़ रही है क्या। हाँ भाई, जाओ, बड़ी मम्मी हो, तुम्हारा दिल कहाँ मानेगा। जाओ दिखाओ, तब तक मैं अपनी कल्पना में खो जाता हूँ। क्यों? मालकिन, आप ही पढ़ देना कि रचना के बापू ने क्या लिखा है। वही लिखा है जो पिछले 3 सालों से हर चिट्ठी में लिखता रहता है। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी और रचना की बहुत याद आती है। मालिक और मालकिन की सेवा ठीक से करना, बस अब थोड़ा सा ही समय रह गया है। यही लिखा है। ठहरो, फोन से निपटकर जवाब लिख देती हूँ। हेलो, क्या मैं श्रीमती अंकित से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। मैडम, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का हूँ। आप चुप क्यों हो गए? मेरा दिल घबरा रहा है, कहिए भी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्लेन से अंकित जी आ रहे थे वो क्रैश हो गया है। किसी भी पैसेंजर को बचने की कोई उम्मीद नहीं। नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मालकिन, अंकित, मालकिन, गौरी, मालकिन, गौरी, मेरा सब कुछ लुट गया। नहीं गौरी, मालकिन, नहीं, मालकिन, अंकित, मालकिन, मैं कल्पना के सहारे आसमान की सैर करता रहा तो मैं खो जाऊंगा आरती। फिर तुम मुझे ढूंढती रहोगी, पुकारती रह जाओगी। तुम ढूंढती रहोगी, पुकारती रह जाओगी, आरती। ढूंढती रहोगी, पुकारती रह जाओगी आरती। मुझे ढूंढती रहोगी, पुकारती रह जाओगी। अंकित, मालकिन, मालकिन, आपने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है। क्या हो गया गौरी, क्यों परेशान हो रही हो? अब देखो ना, मैंने पूरा बंगला ढूंढ लिया, बगीचा ढूंढ लिया, और ये महारानी जी यहाँ आपके बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। अरे बच्चे को तो नींद आएगी तो वो सोएगा नहीं तो क्या करेगा? पर ये भी कोई तरीका है क्या? हाँ, अपने गंदे पैरों से आपका सारा बिस्तर ही खराब कर दिया। गौरी, जब तुम्हारे साथ इस तरह सोती है तो क्या तुम्हें गंदगी लगती है? मालकिन, वो ऐसा है ना कि क्योंकि तुम इसकी माँ हो ना, तो क्या हुआ? मुझे भी तो वो अपनी बड़ी मम्मी ही मानती है। अब देखो ना, मैं जब भी उसे कुछ कहती हूँ ना या कुछ समझाती हूँ तो अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बटर बटर करती रहती है। मैंने तो तुझे भी कई बार कहा कि तू भी पढ़ना लिखना सीख ले, तो तू भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देगी, पर तू है कि मानती ही नहीं तो इतने सालों में पता नहीं। भला मैं इस उम्र में पढ़कर क्या करूंगी मालकिन? अरे पढ़ लिख लेती तो अपने पति का खत खुद ही लिखती पढ़ती। ठीक है मालकिन, आपको अच्छा नहीं लगता ना तो आगे से मैं किसी आजकल बड़ी बड़ी बातें बनाना सीख गई है ना। अरे अपना सब कुछ मुझे नहीं बतलाएगी तो फिर किसे बतलाएगी? पगली कहीं की। मेरा भी अब तुम लोगों के सिवा इस दुनिया में कौन है? जब तक अंकित जिंदा था मेरा सब कुछ था, अपना संसार था, पर अब टेलीग्राम तार। देख तो। लाओ गौरी, मैं दस्तखत कर देती हूँ। ये लीजिए मालकिन। किसका तार है? कैसे बताऊं इसे?
चुप क्यों है मालकिन? किसका तार है? मेरा है। अच्छा मालकिन, वो रचना के बापू को आप चिट्ठी लिख रही है ना? अरे आप मालकिन, मालकिन, अरे ये तो बेहोश हो गई। रचना, बेटी रचना, उस तो देख तो बड़ी मम्मी को क्या हुआ, देखना। मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी को क्या हो गया है, मेरी समझ में नहीं आता। जब भी देखो बड़ी मम्मी उदास सी दिखाई देती हैं और मम्मी भी दिन भर तो ठीक रहती हैं, पर रात को कमरे में आकर रोती रहती हैं। रचना, ओ रचना, क्या सोच रही हो बेटी? हाँ कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। बेटी, इस उम्र में तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जो इस तरह सोचती रहती हो? मम्मी, एक बात पूछूं? कौन सी बात पूछना चाहती हो? जाने दो मम्मी, तुम हमेशा की तरह डांट कर चुप करा दोगी। जब तुम्हें पता है तो क्यों हमेशा वही रट लगाती हो? अच्छा मम्मी, तुम्हारी बात जाने दो, मगर इतना तो बता दो कि बड़ी मम्मी क्यों हमेशा उदास रहती हैं? पहले की कोई भी बात मैं उन्हें याद दिलाती हूँ तो एकदम से रो पड़ती हैं। रचना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब समझने की। मैं तुम्हें कोशिश करके भी समझाऊं ना तो भी तुम कुछ नहीं समझ पाओगी। तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ तो अपने आप ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो अब सो जाओ, मैं बत्ती बुझा रही हूँ। ठीक है मम्मी? हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मेरी बेटी के सामने मेरे होठ न खुले। कैसे कर पाएगी ये सब? उम्र ही क्या है अभी इसकी। मम्मी, तुम्हारी आंखों से आंसू? तू सोई नहीं अभी तक? अंधेरे में भी तुझे दिखाई देता है क्या? नहीं मम्मी, ये देखो ना, मेरा हाथ गीला हो गया। अच्छा अब सो जा, ये बकबक बंद कर। देख, तुझे सुबह उठकर पढ़ाई भी करनी है। ठीक है मम्मी। मम्मी, आज मैं तुमसे पूछ कर ही रहूंगी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, पूरे 12 साल की हो गई हूँ। क्या पूछ कर रहोगी? मेरी समझ में नहीं आता कि दिन भर तो तुम बड़ी मम्मी के सामने ठीक रहती हो, पर रात को यहाँ अपने कमरे में आकर रंगीन साड़ी बदलकर बड़ी मम्मी की तरह सफेद साड़ी पहन लेती हो, माथे की बिंदिया भी पोंछ देती हो और रोती रहती हो। मम्मी, तुम फिर रोने लगी? मम्मी, क्या तुम अपनी बेटी को भी नहीं बतलाओगी? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कल मैं बड़ी मम्मी से ही पूछूंगी। नहीं, बड़ी मम्मी से कुछ नहीं पूछना। अब तो लगता है कि इसे बताना ही पड़ेगा। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। आखिर कब तक मैं अकेली सहन करती रहूंगी? मम्मी, तुम तो जानती हो रचना कि तुम्हारे बड़े पापा अब इस दुनिया में नहीं है, और बड़ी मम्मी जानती है कि एक औरत के लिए विधवा की जिंदगी गुजारना कितना कठिन है, कितना कठिन। वो इस बात को अच्छी तरह समझती है। हाँ मम्मी, मैंने देखा है उनको कई बार रोते हुए। वो नहीं चाहती कि मैं भी उसी दर्द में डूब जाऊं और उस दर्द की परछाइयां तुम पर भी पड़े। उन्हें 4 साल पहले एक तार मिला था जिसमें तेरे बापू की मौत की खबर थी। मम्मी क्या कह रही हो? ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बेटी, मैं सच कह रही हूँ। नहीं मम्मी, ये सब झूठ है। बड़ी मम्मी
मुझे पता चले और मैं विधवा हो जाऊं। वो मुझे उस दर्द से दूर रखना चाहती है, मुझे उस दर्द से दूर रखना चाहती है। मम्मी, मम्मी पापा, बेटी, मुझे पता चल गया था कि सच्चाई क्या है, पर तुम्हारी बड़ी मम्मी के इतने सारे एहसान हम पर हैं कि मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उन्हें खुशी देने के लिए ही मैं उनके सामने सुहागिन बनी रहती हूँ, सुहागिन बनी रहती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं विधवा हूँ, विधवा। सहमा हुआ दर्द। अभी आपने नारायण गौलानी का लिखा ये नाटक सुना। प्रस्तुतिकरण सहायक सुभाष चंद्र महांती, तकनीकी सहायक जय सिंह गावंडे और प्रस्तुतकर्ता थे मनमोहन भटनागर। पात्र परिचय इस प्रकार है। आरती सुरेखा ठक्कर, गौरी रंजना कौल, हरिचंद महेश तिवारी, रचना ऋतु भटनागर, स्वर जगमोहन मिश्र और अंकित की भूमिका में थे सुशांत कुमार सान्याल। ये नाटक आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित किया गया।